अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं गिरन्नाज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट पंजाब और सिंध से अब होते होते अपने होम ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़यादत में आज हरीपुर से मानसहरा तक पहले रैली निकाली गई। इस रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन सिंध और पंजाब में रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि गायब थे वहाँ पर, बैरिस्टर गौहर, वो भी उनके हमरा हमें नजर आए खैबर पख्तूनख्वा में। बैरिस्टर गौहर ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि ये स्ट्रीट मूवमेंट 8 फरवरी की तैयारी है। 8 फरवरी को मुल्क गिर पहिया जैम हड़ताल और भरपूर एहतजाज होगा। 8 तारीख को आवाम सारी सड़कों पे होगी, शटल डाउन होगा, व्हील जैम होगा, आवाम अपना आवाज उठाएगी कि हक की हुक्मरानियत आवाम का हक है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट सिर्फ 8 फरवरी की हड़ताल है या इसका मकसद इमरान खान को भी रिहा करवाना है। और फिर सवाल ये भी हो जाता है कि ये मुमकिन कैसे होगा। हरीपुर में रैली के दौरान चंद बल्दियाती नुमाइंदों ने फंड्स की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज भी किया। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वो कौमी असम्बली में फ़ौज और अदलिया के खिलाफ किसी को बात नहीं करने देंगे। अपोजिशन लीडर को उस वक्त तक फ्लोर मिलता रहेगा जब तक वो ठीक बात करते रहेंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान सेनेटर अफनान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमानों में हिस्सा है। मैं आप तीनों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ज़रा अफनान साहब, आपकी इजाज़त से हम आगाज़ कर लें अजहर साहब से, क्योंकि उनकी स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है। सर, आपकी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है अजहर साहब। वज़ीर आला लाहौर गए पहले, फिर कराची होकर आए, अब मानसहरा आए, तो ये सारी तैयारियां जो हैं वो 8 फरवरी के लिए हैं। इसके बाद क्या होगा अजहर साहब? मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आईने पाकिस्तान 1973 है, इमरानी मुआहिदा है। वो एक अलहदा बात है कि आईन व कानून बन गए, तमाशा सरे बाज़ार, अदल का नाम रह गया फ़क़्त एक इश्तिहार। किताब आइन हाथ में, फ़ैसले कहीं और, कानून बोलता है कम, ताकत बोले ज़ोर। मैं तो हमारे इस दस्त की स्याही में वक्त गुजर गया। नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी जमातें हमारे दौर के अंदर बता दें तीन धरने या 3 लॉन्ग मार्च आप यूँ कह दें हुए कि नहीं हुए, ये रिकॉर्ड की बात है। तो पहले तो ज़रा क्लैरिटी के साथ ये बात आ जाए, कहाँ लिखा है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हैं। जुल्म और ज़्यादती जितनी हुई हैं शायद पीपल्स पार्टी के दौर में भी इतनी नहीं हुई हैं, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर भी। मैं चूँकि चीज़ें मैंने रिकॉर्ड पे देखी है, मैंने पिटीशनें फाइल की हैं, नज़रबंदी के 15,000 से ज़्यादा आर्डर, 144 का निफाज, तो कोई दो राय नहीं है। जो आप बात करें अजहर साहब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वाकई फ्रीली मूवमेंट हो रही थी। वो चाहे PMLN की मूवमेंट की बात करें, चाहे आप बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन फिर अगर आप माजी का हवाला देते ना, तो फिर मुझे TLP की मूवमेंट भी याद आ जाती है। उनके साथ जो कुछ हुआ था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था। उनकी एक एपिसोड आपके दौर की भी है। नहीं, देखिए मैं बताता चलूँ, फिर भी वो पहुंचे थे वहाँ। अब तो इस दफ़ा तो TLP घर से नहीं निकल सकी। कितना निकल सकी है? ये तो शर्म से डूबने का मकाम है। वो बिल्कुल है। तो आपके साथ बहुत से एतराज़ात रहे, मुझे भी बड़े से एतराज़ात थे कि मैं वायलेंस को पसंद नहीं करता, लेकिन ये तो तरीका कोई नहीं है। बहरहाल आप ये कर चुके हैं। अब आती हैं अगली बात की तरफ जो हमें समझना है ना। ठीक है ना जी, मौजूदा हुकूमत का हर वादा सवाल बना, नारा था जो ख्वाब था अंजाम वबाल बना। 2 बातें मैं आपके सामने रख दूँ। पहली तो बात है कि 8 फरवरी का एहतजाज होना है, हमारा हक है। हमारा मैंडेट छीना गया। टीवी, अखबार, आपको याद होगा वो इलेक्शन के वक्त क्या कुछ हुआ, सिंबल ले लेना, कागजात नामजदगी दाखिल का भी तो वो जमात इस्लामी के सामने। ये मुझे बताइए सर, जरा मुस्तकबिल की बात कर लेते हैं ना, मुस्तकबिल करीब की बात कर लेते हैं। 8 फरवरी का एहतजाज हो गया, देन 9 फरवरी को क्या होगा? देखिए, अब ये तो अब देखें ना जी, अब जब एहतजाज करना है तो एहतजाज का मतलब ये तो नहीं है कि आपको फ़ौरन ही कोई रिजल्ट मिल जाएंगे। हम ग्राउंड पे तो आए ना इस बात को सामने रखते हुए। आपने फ़र्क नहीं महसूस किया? पंजाब के अंदर सुहेल आफरीदी आए, क्या हाल किया उन्होंने? शर्म नहीं आती उन लोगों को। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की मैं तारीफ हमेशा से करता आया कि पीपल्स पार्टी ने देखे वहाँ जमहूरिया एक्सरसाइज करने दिया।
एहतजाज देखिए अब होना क्या होना वो एक अलग बात है, लेकिन हमें एहतजाज तो करने देना। एहतजाज हमारा हक है। मेरा सवाल अभी तक वहीं पर ही मौजूद है और जवाब तलब भी है कि आना तो फाइनली फिर मुज़ाकरात की टेबल पर ही है ना सर। अजय साहब इजाजत दीजिएगा, हुकूमत की तरफ से कोशिश ही होगी जी। हम आपको पहले अच्छा ठीक है, हम पहले बता दें। सही है। महमूद अजगज़ई साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर हो गए हैं सर, आप लोगों की तरफ से तो शर्त यही आ रही थी कि उनको पहले एक दफा मुकर्रर तो कर लें, तैनात कर लें, फिर उसके बाद मुज़ाकरात की बात होगी। तो अब वो ऑपोजिशन लीडर हो गए और आप कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात करनी ही नहीं है, तो फिर सर ऐसे ही रहेगा जो पिछले 2 साल से हो रहा है। नहीं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के पास मैंडेट और चपेट मारी है। आप जूं देख रहे हैं, शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने फौरन कबूल किया। और क्या था, यानी मुज़ाकरा जरा सुनिएगा, उनकी डिमांड क्या थी। 30 साल पहले ले गए मिसाक़ जमहूरियत, जो मिसाक़ जमहूरियत 2006 में फाइनल हुआ था। आज हम 30 साल पहले फिर वही शुरू करेंगे। क्या जो उन्होंने डिमांड दी, 8 फरवरी वक्त का काम नहीं था। करने जा रहे हैं ना, वो आप कर पाएंगे भी या नहीं, वो जरा मुझे हुकूमत से इसका जवाब लेने दीजिए सर। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कोशिश की है, इस्लामाबाद आने की कोशिश की है, तो वो शायद इतना बड़ा क्राउड नहीं लेकर आ रहे होते जितना बड़ा इवेंट आप लोग उसे बना देते हैं। 2 दिन पहले से इस्लामाबाद के लोगों के लिए ना मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा भी अब तो पूरे पाकिस्तान में ही पहिया जाम हड़ताल की बात। तो एक तो पहली तो कोशिश आप लोगों की ये होगी कि नहीं आने दें, और अगर आ भी जाते हैं या पहिया जाम हड़ताल उनकी हम मान लेते हैं चले कामयाब भी हो जाती है, तो एक दिन की हड़ताल से हुकूमत को क्या फर्क पड़ जाएगा अफनान साहब? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इनकी जो ये स्ट्राइक की कॉल है सिर्फ एक सूरत में कामयाब हो सकती है कि इतवार के दिन अगर कर लें, ठीक, वैसे भी बंद होगा सारा कुछ, तो ये फिर कह सकते हैं कि ये बड़ी कामयाब हुई। बात ये है कि अवाम अगर इनके साथ होते तो अभी जो ज़मनी इंतखाबात का जो रिज़ल्ट आया है वो सारे पाकिस्तान के सामने है। ठीक, हरीपुर के अंदर जो रिज़ल्ट आया है, जो लाहौर में, जो फैसलाबाद में, जो DG खान में, तो मतलब आप सोचें कि इनकी अपनी हुकूमत है खैर पख्तूनख्वा में, इनके सारे के सारे मतलब इनकी नाक के नीचे इनकी सारी पार्टी हरीपुर में बैठी हुई थी और ये फिर भी हार गए। बात तो ये है कि आप कराची गए, कराची में लोग नहीं निकले, लाहौर गए, लाहौर में लोग नहीं निकले। तो आवाम अगर आपके साथ है ही नहीं तो फिर आपका तो वैसे ही केस खत्म हो गया। फिर तो आप लोगों की कोई मुश्किल की बात ही नहीं है सर। 8 फरवरी को कहेंगे पूरे पाकिस्तान में निकले, जहां जहां जाना चाहते हैं जाए। देखिए, हमें है ही नहीं, खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। हम तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी भी और लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर आप इनको छोड़ देंगे, ये 9 मई दोबारा करेंगे, फिर ये 26 नवंबर करेंगे, इनकी सियासत की बुनियाद लाशों से शुरू तो यानी 8 फरवरी का पहिया जाम हड़ताल नहीं होने देगी हुकूमत? नहीं, देखिए ये देखते हैं, मैं नहीं समझता कि ये पहिया जाम हड़ताल वगैरह, ये पहिया जाम ये कर सकेंगे खुद कोई। अगर सर ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, सवाल ये कि आप करने देंगे या नहीं करने देंगे? नहीं, हम भी ये पहिया जाम हड़ताल हम नहीं करने। इतवार वाले दिन अगर करनी है तो कर लें। ठीक, फिर देखें, इन्होंने ये कहा कि जी ये बड़ा जो है इनके साथ जो है वो जुल्म है, ये सब कुछ। तो भैया आप अपनी, जब आपकी हुकूमत थी तो आप भी क्या कर रहे थे, आपको तब याद है। वैसे इतवार का दिन ही है 8 फरवरी, तो बस फिर 8 फरवरी मसला हो गया। मैंने ठीक कहा है ना आपको, देखते अजहर साहब भी इस बात पे बड़े खुश हुए हैं सर। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कामयाब हो गई ना, कामयाब हो गई। मैंने ऑलरेडी कह दिया कामयाब हो गई, डिक्लेयर कर दिया आज ही अफनान साहब ने कि कामयाब हो गई है आपकी 8 फरवरी की मूवमेंट। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि कराची में लोग नहीं निकले, या लाहौर की भी हमने सिचुएशन देखी थी, वहां पर तो क्या हुआ था ये आपसे भी ढका छुपा नहीं है और अवाम ने भी देखा है। आज जो अवाम मोबिलाइज हो रही है या जिस तरह से अवामी रिस्पॉन्स आ रहा है वजीर आला को, किस तरह से देखते हैं आप उसे? आप समझते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये आवाम है ही नहीं साथ? देखिए, बात ये है कि ज़ाहिर हुकूमत है उनकी खैर पख्तूनख्वा में। मैं ये तो कह नहीं रहा कि कोई इनके पीछे लोग हैं ही नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास पॉपुलैरिटी का जो इनका सारा का सारा वो था वो ज़ायल हो गया है। पॉपुलैरिटी इनके पास नहीं है। बाकी ज़ाहिर है थोड़ा बहुत जलसे वगैरह करने में तो कोई ऐसा बड़ा मुश्किल काम नहीं है ना। आप मतलब ज़ाहिर आपके MNA MPAs हैं, जलसा वगैरह तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो एक चीज़ भी अफनान साहब कंफर्म कीजिएगा, कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक बात की और फिर उसके बाद मुख्तलिफ बातें हो रही हैं उस पर कि ये जो महमूद अजगज़ई साहब फाइनली अपोजिशन लीडर तैनात हो गए हैं, मुकर्रर हो गए हैं, तो उनकी सिफारिश या हिदायत मियाँ साहब ने की, उसके बाद ये हुआ है सिलसिला। आप इसे तरदीद करेंगे, तस्दीक करेंगे, क्या हुआ? मैं इसको इसका जवाब इस तरह दे रहा हूँ कि हमारी पार्टी के जो हेड हैं वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। सही। और जो बड़े फैसले होते हैं हुकूमत के वो करते हैं। तो ये अगर इस तरह ही है मामला जिस तरह आप कह रही हैं तो उसमें कोई वो अचंभे की बात नहीं है।
जी, कोई राब्ता हुआ है इस बारे में, कोई आपके पास कोई इत्तला नहीं, नहीं है? मेरे पास इत्तलात नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरह है भी जिस तरह आप कह रही हैं तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं। नहीं, सवाल मेरा ये है कि हुकूमत अगर नहीं करना चाह रही थी, या हुकूमत के कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी थे अजगज़ई साहब को लेकर, और अगर मियाँ साहब ने हिदायत दी तो फिर क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें हुकूमत तो क्यों नहीं करना चाहेगी। शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब ने खुद ऐलान कोई किया। तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं, इनका ये था कि जी हमारे साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किए जाएँ, हमारी बात सुनी जाए। नहीं, आपके ही साथी हुकूमती वज़रा मेरे प्रोग्राम्स में आकर कहते रहे हैं कि महमूद अजगज़ई के अलावा कोई और नाम दे दें तो फौरी तौर पर कंसीडर कर लिया जाएगा। चले, मैं ये कह रहा हूँ, अब ये वाली बात कर रहा हूँ कि अब तो वो बन गए ना, तो अगर आगे ये चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश थी, पूरी होगी। इनकी ख्वाहिश थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जुनैद साहब को लगाया जाए, वो भी हमने लगा दिया। बात ये है कि ताली दो हाथों से बचती है। अगर ये वाकई चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों, मुज़ाकरात हों और मामलात जो है वो सुलझें, तो हमने तो स्टेप पहले भी लिए और अभी भी ले लिए। ठीक, अगर इसके बावजूद भी इनकी तरफ से जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया तो फिर आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते। हमने आवाम के सामने हमारा सारा केस है कि हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है, मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की है, शहबाज साहब ने, कि जी ये टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, लेकिन ये यानी आप इस बात को अग्री कर रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी मौजूद हैं, लेकिन मियाँ साहब के कहने की वजह से फिर वो तहफ़्फ़ुज़ात साइडलाइन हो गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात हमारे मौजूद हैं और उम्मीद है कि ये जो है ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से इनका केस और मज़ीद ख़राब हो। सही है। सर मुझे फरमाइएगा अजहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि अजगज़ई साहब मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने हुकूमत की पेशकश कबूल की थी तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है। वो कह रहे थे कि मुज़ाकरात के एजेंडे में इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा, पहले तो देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कैसा मुल्क है। अब कहते हैं इतनी बड़ी सियासी जमात है, आप अंदाज़ा लगाएं उसको ऑन ही नहीं कर पा रहे। तो खुल के ऑन करें भाई, किया या नहीं किया। ये तो मैंने की कहानी मत बताए ना, उसकी वजह ये है, वो तो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ ना कि वो 12वां खिलाड़ी घर क्यों बैठा हुआ है, घर से बाहर निकले। अगर आप मुज़ाकरा चाहती हैं आए, लोगों को अगर बताएं, लेकिन वजह क्या है, डर और खौफ इतना है ना। चले वो नहीं बता पा रहे, आप बता दें महमूद अजगज़ई साहब लीडर बने कैसे? देखिए ना मैं पहले बता दूं आपको, हमने पटिशनें तैयार की हुई थी, हम तो अब हाई कोर्ट आने वाले थे। असूली तौर पर देखें ना, बात को समझिए, रूल 39 और 39 से पढ़ लें, मेजॉरिटी हमारी है, अपोजिशन लीडर हमारा हक है। 3.5-4 महीने से जो आपने रखा है, ये आपने आइन तोड़ा है, वो अलग बात है। यहाँ पर आर्टिकल 6 लग नहीं सकता और हालात ऐसे नहीं आ सकते। और दूसरा जो समझने वाली बात है, अब यानी आपके मुताबिक जो आप पटिशनें लेकर आ रहे थे, हुकूमत इससे इतनी खौफजदा हो गई कि उन्होंने कहा कहीं अदालतों में ना घसीट लें, आप जो है ना वो चले ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दें। वो वजह नहीं है। हालांकि ये वही अदालतें हैं जिनके लिए आप लोग कहते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत और अदालतें एक पेज पर खेल रही हैं। अजहर साहब, ना सुने, मैं असल वजह बता देता हूँ। पाकिस्तानी तारीख अगर उठाकर देखें, ज़ियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने रही है, ठीक है ना जी। और तारीख बता रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद आज मुशर्रफ के दौर से अब तक वज़ीर आज़म 3.5 साल 4 साल, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी, मैं तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। अब इन साहब के जो है ना मौजूदा वज़ीर आज़म के 4.5 साल पूरे हो चुके हुए हैं। और अब जो ये नवाज शरीफ को वोट को इज्जतों की हुर्मत और इस तरह का नाम आया जा रहा है, अब आ रहा है कि अवाम में जाना कैसे है, चेहरा कैसे दिखाना है, ये एक्चुअली कोशिश अब की जा रही है यानी अपने शक्ल और हालात और वाक़यात बेहतर करने की, लेकिन वो उनके पास नहीं है, याद रखिएगा। मुझे मेरे सवाल की भी जवाब आवाम की आवाज में मौक़िफ़ रख दिया सामने, मुझे मेरे सवाल का जवाब देते हैं। एक तो ये कि महमूद अजगज़ई साहब ऑपोजिशन लीडर कैसे बने, दूसरा मेरा सवाल ये कि जो आप खोखर साहब कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे उसमें खान साहब की रिहाई तो होगी नहीं। आप लोगों की तो पूरी पॉलिटिक्स ही खान साहब की रिहाई के गिर्द घूम रही होती है, सिर्फ घूम ही रही होती है सर। अच्छा मैं सिर्फ एक शेर पढ़ दूं। जमहूरियत का हुस्न था आवाम की आवाज़ में, मगर तारीख ने लिखा उसे इक़्तिदार के साथ से। पहली तो बात बड़ी बता दें, जो हमारा हक था, आइन और कानूनी हक था, और आइन और कानून के अगर आकर आ जाए ना स्पीकर, देखे ना, स्पीकर आकर कहे कि मैंने जनाब नवाज शरीफ का हुक्म बनाया, अच्छा यहाँ पर नहीं लगेगा आइन तोड़ना। यानी हुकूमती फैसले नवाज शरीफ कहते हैं, मेरा भाई कह रहा है अफनान कि वो कर रहे हैं, वो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, अब खुद सोचे ना, ये सारा कुछ मान रहे हैं। अब आ जाए अगली बात की तरफ। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो एक अलग चैप्टर है हमारा।
हम अदालतों में जा रहे हैं, हम सिर्फ हमने क्या कहा था उन्हें, और हमने उनको तरीके अपना तहफ़्फ़ुज़ अनवर तक कहा है कि जनाब जितनी भी अपीलें हैं ना, चाहे 9 मई की हैं, ये हैं इमरान खान साहब की, ये डे टू डे सुनना शुरू कर दें। जिस दिन ये डे टू डे सुनना शुरू इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये जितने केस हैं निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब का जो है ना ये मुज़ाकरात, हम इमरान खान साहब का मुज़ाकरात के अमल में बिल्कुल नहीं लाना चाहते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मुज़ाकरात या NRO या इस तरह की चीज़ों के हवाले से ये शो करें कि इमरान खान साहब मुज़ाकरा करने दिए में आए। सर वैसे आप पहलू बचा के निकल गए ना मेरे सवाल से, आप मुझे शेरों में उलझाकर और आप खुद निकल गए। मैंने आपसे पूछा था कि महमूद अजगज़ई साहब कैसे मुंतखब हो गए हैं, कैसे बन गए, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। अगर मुख्तसरन मुझे बता दें अजहर साहब, तो फिर मैं अफनान साहब की तरफ सवाल लेके जाऊं। ना हाँ देखिए ना, रूल 39 और 39 पढ़ ले। हम अपोजिशन सबसे बड़ी जमात है। आप अगर वो रोक रहे थे, आइन तोड़ रहा था, कानून तोड़ रहा था, तो उसके मुताबिक आइन और कानून पे हम या तो बताए ना कि भीख मांग के, चाहे राजा रियाज आपको याद होगा, कानून तोड़ रहे थे, आर्टिकल 6 चले, आप कह रहे नहीं यहाँ पर लग सकता था, लेकिन सवाल ये कि जो काम 5 महीने से नहीं हो रहा था वो अचानक से कैसे हो गया? लाहौर आपका जो आपकी क़यादत थी वो गई और वापस आई, और फिर उसके बाद एक काम हो गया। तो सवाल वहां पर उठा रही हूं मैं, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे, वो आपकी अपनी मर्जी है। अफनान साहब देखिए, चलें जुमला मुकम्मल कर लें। अच्छा देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, हम एहतजाज के लिए आ चुके हैं, सड़कों पे हमने निकलना है। हुकूमत को तो डर रहना है, खौफ रहना है इस बात का, यानी किस मुंह से लोगों को दिखाएंगे? पूरी दुनिया में जाकर सही हो रही है कि ऐसा कैसा मुल्क है, अपोजिशन लीडर से मिल नहीं सकते, एक कैदी से मुलाकात नहीं कर सकते, रियासत युगांडा में रह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, आप दादा लगाएं। इस वक्त दुनिया जान में कहीं पर डिस्कस नहीं हो रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पाकिस्तान की जो इज्जत है ना अजहर साहब, इसको आप भी कबूल कीजिए, हम भी कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हो रही है इस वक्त। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दुनिया जहान में कहीं पर ना जगह साई हो रही है ना डिस्कस हो रहा है। इस वक्त कोई अहमियत ही नहीं दे रहा है इस बात को कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। सर ये वंडर बॉय के हवाले से आजकल इस्लामाबाद में ना बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है। इनफैक्ट कल बिलावल साहब से भी, परसों भी सवाल कर लिया था, गालिबन अफसार आलम साहब ने ये सवाल कर लिया था उनसे। तो ये गो कि हमारे पास तो ऐसी इत्तलात हैं, मेरे पास तो ये इत्तलात हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन मियाँ साहब के हवाले से स्पेसिफिकली खबरें आ रही हैं कि वो भी कैबिनेट के कुछ लोगों से खुश नहीं है, और वो शायद इस बात पे भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि बड़े अहम ओहदे हैं जिस पर गैर सियासी लोगों को बिठाया हुआ है। ऐसा कुछ है? देखिए, हमारे इंटरनल पार्टी के मामलात में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, लेकिन इस तरह मैं किसी को वो अभी कह नहीं सकता है। कहते हैं बहुत सारे मामलात हैं जो कि इम्प्रूव किए जा सकते हैं और हम कर भी रहे हैं उस पर काम, लेकिन बाय एंड लार्ज हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पिछला साल आपको पता है तारीखी साल था हमारा, 2025 जो था, हमने जंग भी जीती और फिर जो बहुत सारे मुआहदे हुए हैं उसकी वजह से मुल्क को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये है, जहाँ तक ये बात है देखें, हमारी मुल्क की बदकिस्मती एक ये भी है कि हमारी अपोजिशन जो है वो उसका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। कमेटी की मीटिंग्स में ये नहीं आते, ये उसको अटेंड नहीं करते, ये अपना कोई लेजिस्लेटिव वर्क नहीं करते, तकरीर जो है वो महदूद है। अच्छा सर, ये तो हमारा पाकिस्तान का हमेशा से मसला रहा है ना कि वो जो तामीरी और तनकीदी किरदार होना चाहिए ऑपोजिशन का, वो नहीं होता। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या मियाँ साहब वाकई कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर सियासी हैं और उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, या आप कह रहे हैं कि सबसे मुतमईन है मियाँ साहब? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा सबसे मुतमईन है। ये हर कुछ अरसे बाद ना पेरियोडिक जो है इसकी रिव्यू होती है, मियाँ नवाज साहब करते हैं, उसके अंदर फिर जो है वो देखा जाता है। मियां साहब ने नाराजगी का इजहार किया? मैं इस बात को बिल्कुल कंफर्म नहीं करूंगा, ये इंटरनल हमारे मामलात हैं, जब बाहर आएंगे तभी कर सकता हूं मैं कंफर्म। सही। अच्छा, अब एक ये हो गया मामला हल जहां पर ऑपोजिशन लीडर का इंतखाब हो गया, क्या इसके बाद दूसरा जो मरहला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट का भी है, ये तमाम पोजीशन, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी है। अब आप देखें ना, इन्होंने इतनी हमसे 1 साल इस मुल्क का ज़ाया किया कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये नहीं लगाना, उसको नहीं लगाना, इसको नहीं लगाना, एंड में जाके जो इन्हीं की बात मानी की लगा दिया और कुछ महीने बाद वो को छोड़ दिया। मतलब आप गैर संजीदगी है ना ये, कि खुद आपने 1 साल लगा के इसी निज़ाम में कहा कि हमें ये ओहदा चाहिए, जब आपको ओहदा मिल गया तो आपने कहा हमने वो उसको चलाया। मतलब आपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारे ले लिए हैं, गाड़ियाँ ले ली हैं, सैलरियाँ ले ली हैं, सारा कुछ आपके पास है, लेकिन आप काम करने के टाइम पे जो है वो आप गायब हो जाते हैं। और देखें, बात ये है कि पाकिस्तान के पीएसी का जो वो है इस्तीफा वो मंजूर कर लिया है, कर रहे हैं? नहीं, वो अभी तक मंजूर तो नहीं किया, लेकिन वो इनइफेक्टिव हो जाती है ना, फिर बहुत कई महीने वो पीएसी नहीं चली। पहले 1 साल इसलिए नहीं चली क्योंकि इनकी इंटरनल इशूज थे पार्टी के, अब जो नाम चेंज होते जा रहे थे, नाम चेंज होते जा रहे थे, और अब इसलिए नहीं चल रही क्योंकि अब वो जो है वो उन्होंने इस्तीफा देके चले गए। अब ये मुझे बताया ना, फिर ये कहते हैं हमें लीडर ऑफ द हाउस भी चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन चाहिए।
तो फिर इनकी बात यानी इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे? नहीं, ये तो ज़ाहिर है इसके ऊपर कमेंट स्पीकर साहब कर सकते हैं, उनके पास गया हुआ इस्तीफा। ठीक ठीक। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि वो वापस आ जाए। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजहर सिद्दीक मौजूद मेहमान साथ मौजूद थे, सेनेटर अफनान साहब मौजूद मेहमान। दोनों जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है, हुकूमत कैसे काउंटर कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, इस पर बात कर रहे थे। आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्विकली नाजरीन आगे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जहाँ अफगान तालिबान के अंदर मसाइल की जो खबरें हैं वो काफ़ी अरसे से आ रही थी, लेकिन अब अफगान तालिबान के सरबरा हैबतुल्लाह खुंदादा, इन्होंने खुद तालिबान के अंदर इख्तिलाफात की निशानदेही की है। BBC उर्दू के मुताबिक उन्हें अफगान तालिबान के सरबरा की ऑडियो मौसूल हुई है, जिसमें हुकूमत के अंदर एक दूसरे के मुखालिफिन के बारे में खबरदार कर रहे हैं। इस तकरीर में वो कहते हैं कि अंदरूनी इख्तिलाफात और तकसीम की वजह से इमारात ख़त्म हो सकती है। इस खबर ने यह बात तो वाज़ेह कर दी कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत अब अमली तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। कंधार में मौजूद गिरोह, इसकी क़यादत हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के हाथ में है, जो एक सख्त गिर इमारत के कायल हैं, जबकि काबुल में तालिबान का दूसरा धड़ा उनका मुखालिफ है। कंधार ग्रुप अफगानिस्तान को दुनिया से काट कर अलग रखना चाहता है, जबकि अब दूसरी तरफ काबुल में मौजूद ग्रुप एक ऐसा अफगानिस्तान चाहता है जहां इस्लामी निज़ाम के निफाज के साथ साथ बैरूनी दुनिया से राबता भी कायम हो और मुल्की मईशत को तरक्की दी जाए, ख़वातीन को भी तालीम तक रसाई दी जाए। काबुल धड़े में अब्दुल गनी बिरादर, मुल्ला याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे बासर तालिबान रहनुमा हैं। काबुल और कंधार अफगान ग्रुप्स की इस चपकलिश की एक बहुत बड़ी मिसाल पिछले साल सितंबर में अखुंज़ादा की तरफ से इंटरनेट और फ़ोन बंद करने के हुक्म के और बंदिश के 3 दिन बाद काबुल ग्रुप की तरफ से अखुंज़ादा के हुक्म के ख़िलाफ़ इंटरनेट बहाली का फ़ैसला था। ख़बरों के मुताबिक इन 3 दिनों तक अफ़गानिस्तान दुनिया भर से कटा रहा, लेकिन इस दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा वो बहुत हंगामा खेज था। आलमी माहिरीन भी अफ़गान तालिबान के दरमियान इस गिरोहबंदी को इंतहाई गैर मामूली करार दे रहे हैं, जबकि BBC अफ़गान ने तालिबान ज़राए के हवाले से बताया है कि अमीर के फ़ैसले से इनकार या उसे तब्दील कर देना बगावत से कम नहीं था। 2021 में अचानक अमरीकी इनखला के बाद तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेने के बाद से अब तक की ये बहुत बड़ी गैर मुतवक्के और हैरान कुन पेशरफ्त तस्वुर की जा रही है। इन्हीं इख्तिलाफात के दौरान आपको याद दिला देती हूँ कि पिछले साल फरवरी में उस वक्त नायब वज़ीर ख़ारजा शेर अब्बास ने एक अवामी इज्तिमा में अपनी ही हुकूमत से लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का मुतालबा किया था और अपनी क़यादत पर तनकीद की थी कि वो शरीयत से भटक रहे हैं। इस बयान के बाद उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ गया था। काबुल और कंधार ग्रुप्स के इख्तिलाफात के दौरान साबिक अफगान वज़ीर अनवारुल हक हादी ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत, बेरोज़गारी और सियासी बहरान के बाइस तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी गुस्से में इजाफ़ा और मुमकिना बगावत के खदशात शदीद हो चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि अपने सख्त नज़्म ज़ब्त और अमीर की गैर मुतज़लज़ल इताअत के लिए मशहूर अफ़गान तालिबान क्या 2026 में आपसी इंतशार का शिकार होकर अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार की एक नई जंग छेड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। अफगान तालिबान के दरमियान 2 ग्रुप्स और उनमें इख्तिलाफात की खबरें से पहले भी आती रही हैं, अब कुछ ऑडियोज़ भी सामने आ गई हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे अकील यूसुफ़ज़ई साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। अकील यूसुफ़ज़ई साहब, ज़रा आप ये डायनेमिक्स जानते हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि तालिबान में जो इख्तिलाफात की खबरें हैं वो तो ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं, हम सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार जो ऑडियो सामने आई है जिसमें तालिबान अमीर हुकूमत के अंदर एक दूसरे के मुखालिफिन के बारे में खबरदार कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि इख्तिलाफात इमारत के खात्मे का सबब भी बन सकती है, तो क्या वाकई सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि इमारत ही खत्म हो सकती है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में यह पहली बार नहीं हुआ है कि हमें इस किस्म की इत्तलात मौसूल हो रही है कि नजरियाती तौर पर, हुकूमती तौर पर और जो नैरेटिव का एक इशू है अफगान तालिबान का, उस इशू पर इनके इख्तिलाफात इस हद तक चले गए हैं। एक तो आपने ओपनिंग में कहा कि 2 ग्रुप है। इस वक्त इख्तिदार की जो रस्साकशी जारी है अफगानिस्तान के अंदर, अफगान तालिबान या जिसको सो कॉल्ड अमारात इस्लामिया कहा जाता है, वहाँ पर 3 ग्रुपों के दरमियान इख्तिलाफात है।
एक तो कंदहारी ग्रुप है, जिस तरह आपने अच्छा। ओपनिंग में इशारा भी किया है, बतुल्लाह उसको लीड कर रहे हैं। जी। दूसरा ग्रुप हक्कानी नेटवर्क है, जिसको अभी एक गैर मुल्की इदारे ने काबुली ग्रुप का नाम दिया है। मगर काबुली ग्रुप में एक और ग्रुप भी है, वो है मुला याकूब का, जो कि बानी अमाराती इस्लामिया मुला उमर के साहिबजादे हैं और अहम वजीर है। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई, उसमें एक खतरनाक बात और भी है, ब्रिगेडियर साहब उस पर जरूर अपनी राय दे दे। वो ये है कि पहली बार या दूसरी बार अफगानिस्तान की हालिया तारीख में या गुज़श्ता 200 साल की तारीख में, 250 साल की तारीख में, 1.5 साल की तारीख में हमें ये देखने को मिल रहा है कि कैपिटल को, मतलब काबुल को गैर रस्मी तौर पर, गैर एलानिया तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है कंदहार की जानिब। हालांकि काबुल हमेशा से हुकूमती एक मरकज रहा है, जो उसका जोग्राफियाई अहमियत है, वहां पर आपको इंटरेक्शन का मौका मिलता है, वहां पर सो कार्ड या बरानाम मीडिया है, वहां पर एम्बेसीज है। इसका मतलब यह है कि मुल्ला हिबतुल्लाह और उसके जो सख्तगीर किस्म के बहुत पसमानदा जहनियत वाली लीडरशिप है तालिबान की, वो पूरी हुकूमत को, जो नामुनिहाद वो पूरी हुकूमत है, उसको डिस्कनेक्ट करना चाह रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मीडिया से और जो हमारे सफारती कॉरिडोर्स होते हैं। तो ये एक और खतरनाक किस्म की डेवलपमेंट हमें इस हफ्ते को देखने को मिली है। बिल्कुल ठीक। राशिद साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान अब ज़िला खैबर में ऑपरेशन की तरफ जा रहा है और इस दौरान में अफगानिस्तान से इस तरह की खबरें आना कि वहाँ पर गिरोहबंदी और गिरोहबंदी में इख्तिलाफात इस शिद्दत के साथ बढ़ रहे हैं, इसके क्या असरात पड़ सकते हैं पाकिस्तान में सर? देखिए, पहले तो ये जो BBC की रिपोर्ट है, इसको उसके सही तनाजुर में देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट रिपोर्टेडली जो ये कन्वर्सेशन भी इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो कुछ इतलात ये हैं कि ये 1 साल पुरानी है ये ऑडियो, और ये चीज़ें जो हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी में कोई फैक्शनल फाइटिंग नहीं शुरू हुई। ये उनके दरमियान ये डिफरेंसेस हैं। काबुल फैक्शन है जिसमें हक्कानीज हैं, वो प्रैग्मेटिस्ट्स भी हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स भी हैं, और पाकिस्तान में जो टिम्बर का जो उनका सबसे बड़ा इलीगल ट्रेड है, फिर वो बाकी दीगर भी उनके बिजनेस मफादात हैं, तो वो चाहते हैं कि ये थोड़ा सा दुनिया के सामने आइसोलेशन जो है वो कम हो और उनको ब्रीदिंग स्पेस मिले। वेयरएज जो कंधारी फैक्शन है हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा की, वो कम्प्लीटली, देखिए ये किस किस्म का इस्लाम है कि वो अपना चेहरा भी छुपाते फिर रहे हैं, और ये तो कुरून वस्ता में भी इस किस्म की सोच नहीं थी। ये इस्लाम से इस सोच का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा राशिद साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं सर कि ये सिचुएशन जो है वो 1 साल पुरानी है, इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये है कि अभी तो ये भी इत्तलात आ रही है ना कि जो हैबतुल्लाह हैं, उनके अमीर, वो बजाय अपनी हुकूमत के या जो उनके वज़रा हैं उनको हिदायत देने के बजाय निचली सतह पर हिदायत दे रहे हैं, यानी वो जो यकीन है वो नहीं रहा है अब उनके दरमियान में। और अगर सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर तो ये बगावत वाला सिचुएशन हो गई है ना सर? देखिए, मैं इसको इस तरीके से नहीं रीड कर रहा। ये पहले भी ऐसे ही था। फील्ड कमांडर्स जो थे वो उन पे उनका असर है, वो स्पिरिचुअल और टेम्पोरल जो अथॉरिटी का माखज मुल्ला हिब्तुल्लाह ही हैं। उनके चीफ जस्टिस उनके अपॉइंट करता है, दो कि उनका नाम भी हक्कानी है। फिर काबुल में जो जितने वज़रा हैं वो उनके साथ उनके लिंकेज, इनकी मजबूरी है जी। मतलब सिंपल आप ये इसको देख लें कि ये कोई इनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये इनकी एक कंपल्शन है, क्योंकि वो इस वक्त जो आइडियोलॉजिकल इनका जो एक ये सबसे बड़ा बाइंडिंग ग्लू है, जिसने इनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उस पे भी इस तरीके से ये हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सारे जो हैं वो इस आइडियोलॉजी को परवरदा हैं, जो कि फील्ड कमांडर्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर ये चीज खत्म होती है, ठीक, यानी आप इस सिचुएशन में या मौजूदा हालात में कोई बड़ी बगावत नहीं देख रहे हैं आप अफगानिस्तान में तालिबान के दरमियान? अफगानिस्तान में ये बगावत इन फ्यूचर हो भी सकती है, मगर इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल मुझे नजर नहीं आ रही। ये अलबत्ता दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड पे पाबंदियां लगाई थी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड 2.5 अरब के दरमियान उसका वॉल्यूम था, वो जब बंद हो गया है तो वो भी 4 महीने उसको हो गए।
अभी उसका असर जो है जी। वो किक ऑफ और होना सर शुरू सर हुआ है। एक मुख्तसर सवाल इसी के ज़िमनी, जो आप कह रहे हैं कि हो भी सकती है, तो सर जो ये ग्रुप्स हैं 2 या 3 जिनका हक्कानी ग्रुप, मुला याकूब का ग्रुप, हैबतुल्लाह का ग्रुप, तो इनमें से किसी एक में भी इतनी कैपेसिटी है, ये इतने पोटेंशियल है कि ये एक ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सके, चला सके? देखिए, जब वो पावर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें जिसके पास फाइटर्स होते हैं वो अफगानिस्तान में उसकी चलती है। इस बार हक्कानीज के पास फाइटिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, आइडियोलॉजिकली जो मदरसों की स्ट्रेंथ जी। है वो उनके पास है, हिब्तुल्लाह खुनज़ादा के पास। तो अभी ये मदरसों में मजीद रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग उनकी जारी है कि मुख्तलिफ धड़ेबंदी तैयारी कर रहे हैं अफगानिस्तान में कि किसके सही। ज्यादा ट्रेंड ठीक। होंगे, किसके ज्यादा उसके पास होगा। मगर अभी इस वक्त वो सही। बगावत वाली सिचुएशन नहीं आई है, और जी, पाकिस्तान ने चूंकि ट्रेड की पाबंदियां लगाई हुई हैं, आप तो कह रहे हैं उसका कि असर बगावत वाली सिचुएशन नहीं आई। अकील साहब, आप ये फरमाइएगा सर कि हम जिन 2 ग्रुप्स का मैंने तस्करा किया, उसमें एक कंधार ग्रुप को हम देखते हैं वो बड़ा सख्त गिर है, जबकि दूसरा काबुल ग्रुप हम देखते हैं तो वहां पर हमें वो नजरियात नजर आते हैं जो कि दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं इस्लामी इमारात के साथ साथ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बाकी मुखालिफ ग्रुप्स हैं, जिनमें शिमाली इत्तेहाद है, हिज़्ब इस्लामी है या दीगर हैं, फिर वो भी काबुल ग्रुप के साथ जुड़ जाएं? बिल्कुल किरंदाज, इसका बहुत बड़ा इम्कान मौजूद है। इस किस्म की इत्तलात भी आ रही है कि गुज़श्ता 1 महीने के दौरान, मतलब 15 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के दौरान अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो शुमाली इत्तेहाद, जिसको हम रिवायती तौर पर मुखातिब करते हैं, जिसमें नान पश्तून बहुत ज़्यादा है, उनके हमलों में तेजी आ गई है। तकरीबन 100 बहान में जो अफगान तालिबान के फोर्सेस के एहलकार है, उनके बारे में रिपोर्ट किया जाता है कि उनको मारा गया है। मगर साथ में आप ये भी देख लें कि ये जो जंगजू ग्रुप है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने इशारा भी किया, जंगजू ग्रुप जो हक्कानी नेटवर्क है, वो तो जब अमारात इस्लामिया की बुनियाद नहीं रखी गई थी तो जलालुद्दीन हक्कानी साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट से, रेगन से मिले भी थे। आपको तमाम बैकग्राउंड का पता भी है। मतलब ये सबसे मोतबर और ताकतवरीन ग्रुप है। और अजीब बात यह है, खुशकिस्मती का है या बदकिस्मती का है, कि ये ग्रुप पर एग्जिस्ट करता है उन 7 या 9 सूबों में जिनकी सरहदें पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। तो इस सूरत हाल में अगर हम देख लें तो हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप कि ये जो बाकी ग्रुप्स हैं वो काबुल के साथ मिल सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। ठीक, राशिद साहब, एक और बड़ा अहम सवाल सर, अफगान तालिबान का जो इस वक्त मौजूदा, मतलब आम जबान में मैं कह लूँ तो मौजूदा जिन्होंने काबू बनाया हुआ है या फिर उनके सरगना भारत, इनको भी हर तरफ से ना मुंह की खानी पड़ रही है। अमेरिकी जरीदा द इंटरनेशनल इंटरेस्ट, इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है, सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तो ये सर, ये एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है राशिद साहब। जी, इंडस वाटर ट्रीटी के लिहाज से तो बिल्कुल ये जीत है, और उसमें न सिर्फ ये नेशनल इंटरेस्ट वाला आर्टिकल है, बल्कि 8 अगस्त 2025 का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फैसला है, उसमें भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उसकी पजीराई की गई है, और ये बताया गया है कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो स्टैंड करता है। भारत का जो तमाम स्टैंड है वो इस पर झूठ पे मबनी है। तो इंटरनेशनल लॉ की राइट साइड पे पाकिस्तान खड़ा है। भारत जो है वो एक पराया मुल्क के तौर पे उभर रहा है, और जाहिर है ये हमें इस वक्त जनरल असेंबली में भी ऑप्शंस हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये ले जा सकते हैं, ताकि वो वहाँ ऐसी कोई रेजोल्यूशन पास हो जो ICJ को एडवाइजरी ओपिनियन के लिए भी हम रिकमेंड करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सिक्योरिटी काउंसिल से। मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास कि इस वक्त वो भारत को मजीद आइसोलेट करे, क्योंकि पानी तो हमारी बका का मामला है, आइसोलेट कर सकता है। मजीद ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब। दोनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। 9 महीने पहले 8 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान गजा को रियल इस्टेट का इंतहाई ज़बरदस्त टुकड़ा करार देते हुए कहा था कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें वो शामिल होना चाहेंगे। ट्रंप के इस बयान के एग्जैक्टली 5 महीने बाद सितंबर में इसराइली वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया था कि गजा को मुनाफा बख्श रियल इस्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है और अमेरिका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गजा को कैसे तकसीम किया जाए। इस ऐलान के 4 महीने बाद कल सदर ट्रंप ने अमन मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दे दिया है।
सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के सरबराह होंगे और ये बोर्ड गजा की तामीर और आर्जी तौर पर इंतजाम संभालने पर मामूर फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के काम की निगरानी करेगा। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स कमेटी से मुतल्लिक जानने से पहले आपको इस गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस की तफसील बताती हूँ। बोर्ड के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक सदर ट्रंप के गोल्फ पार्टनर और अमरीका के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं, जिन्होंने चंद दिन पहले ही कहा था कि दूसरे मरहले में गजा की असर नौ तामीर, असलहे से मुकम्मल पाक करना और हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल होगा। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और कौमी सलामती पर अपने मुशीर रॉबर्ट गैब्रियल को भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया है। इनके अलावा मुतनाज़ तरीन साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, अरबपति अमरीकी कारोबारी शख्सियत मार्क रोवन, वर्ल्ड बैंक के सरबराह अजय बांगा और अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ एलची बराए मशरिक़ वस्ता निकोले मिलादिनोव भी शामिल हैं। गजा के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कायम की जा रही है, जिसमें अमरीकी मंदूब, ट्रंप के दामाद, तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हैं। 3 दिन पहले गजा का इंतज़ाम संभालने वाली फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स कमेटी का मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में कल पहला इजलास हुआ है। 15 रुकनी इस कमेटी को फ़लस्तीनी इलाकों में रोज़मर्रा उमूर चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कमेटी की सरबराही फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक़ नायब वज़ीर अली शेज़ कर रहे हैं। हमास के सीनियर रहनुमा बासिम नईम ने कहा कि अब गैन सालिसो अमरीकी जामिन और आलमी बरादरी के कोर्ट में है कि वो इस कमेटी को बाइख्तियार बनाए। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे में गजा में सिक्योरिटी और मुंतखब फ़लस्तीनी पुलिस यूनिट्स की तरबियत के लिए एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स भी तश्कील दी गई है, जिसकी कमांड साबिक़ अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स के सुपुर्द की गई है, जिन्हें सिक्योरिटी ऑपरेशंस की निगरानी, असलहे से पाक करने और इमदादी सामान की रसाई को महफूज बनाने का काम सौंपा गया है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि गजा का कंट्रोल अमरीकियों के हाथ में होगा। इसलिए अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ट्रंप गजा को फ़ायदा मंद रियल एस्टेट हब बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। गजा अमन मंसूबा पहली बार 10 अक्टूबर को नाफिज हुआ। मंसूबे का दूसरा मरहला अब भी जारी है, लेकिन इमदादी सामान इसराइली हमलों की वजह से सूरत हाल बड़ी गैर वाज़ेह है, क्योंकि जंग बंदी के आगाज़ के बाद से इसराइली अफवाज 451 फ़लस्तीनियों को अब तक शहीद कर चुकी है। प्रोग्राम में आगे कराची पुलिस ने 100 बच्चों से रेप के मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा किया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अब तक 7 केसेस की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में मुलजिम के डीएनए की तस्दीक हो चुकी है। मुलजिम का एक पैटर्न है जिसके तहत वो हफ्ते की शाम 6 से रात 12 बजे के दरमियान बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर मलगीर नदी ले जाता है और वहाँ बदफेली करता है। मुलजिम के खिलाफ महमूदाबाद, टीपू सुल्तान और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। BBC के मुताबिक केस के तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया है कि मुग़वी बच्चे के शोर करने पर अवाम ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में रेप का निशाना बनने वाले बच्चों में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों की तादाद होती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए और अपडेट मुझे शाहनवाज कादरी ज्वाइन कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं समा के। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ शाहनवाज। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है 100 बच्चों के साथ इस बदबख्त शख्स ने बदफेली की है, इसके साथ इसके किसी साथी को भी पकड़ा गया है और ये 6 साल से आई थिंक इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। मज़ीद क्या पता चला सकी है पुलिस? देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है कि पुलिस की जानिब से 100 एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया है। पुलिस की जानिब से सिर्फ अजम्पशंस हैं और कहा जा रहा है कि हिसाब लगाने के बाद जो है अंदाज़ा किया जा सकता है कि 100 से ज़ायद बच्चों के साथ उसने ज़्यादती की होगी। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और पुलिस ने ज़ेर हिरासत जो मुलजिम है इमरान, जिसका जिक्र आपने किया, उसने सिर्फ 12 से 14 बच्चों के साथ ज़्यादती का जो है एतराफ़ किया है। तो ये पुलिस अजम्पशंस लगा रही है कि ये 2 दिन में 1 करता था, 4 हफ्ते में 2 करता था, इस मिला के इस महीने में 5 साल से ये कर रहा था। तो हो सकता है कि केसेस 100 हों, 200 हों, लेकिन पुलिस के पास ना ही इसका कोई सबूत है और ना ही कोई इसका डीएनए सामने आ सका है। सिर्फ हुआ ये है कि जो केसेस हैं उनमें 7 केसेस में इसका जो है डीएनए सामने आया है और 3 बच्चों ने इसको पहचाना है। अब ये तफ्तीश होना बाकी है क्योंकि पुलिस की हिरासत में दिया गया बयान की कोई ख़ास हैसियत होती नहीं है। पुलिस जब ये कह रही है कि मुलजिम ने कहा है कि 14 से 20 बच्चे जो है हमने जो है उसने ज़्यादती की है, तो 100 का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन
लेकिन ये पुलिस का अच्छा काम है कि जो सीरियल जो मुल्जिम की जानिब से एतराफ़ी बयान दिया गया है, जो पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि एतराफ़ी बयान में उसने ये बताया है कि कितने बच्चों से उसने जो नंबर्स की बात आप कर रहे हैं आप, या 100 से ज़ायद बच्चों की, वो कह रहे हैं कि एतराफ़ी बयान में कहा है। अब मुझे बताइए कि एक तो सवाल ये कि 6 या 5 साल से अगर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था तो इस पहले पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकी? मंजूर कॉलोनी में ये शख्स रह रहा था बदबख्त, तो फिर इसकी क्या ये शादीशुदा खुद भी है, इसकी फैमिली है? देखिए बाय लक ये मुल्ज़िम हाथ आया है। अगर इसको मैं आपके बैकग्राउंड में लेके चलूँ तो हुआ ये था कि जो सन 2020 से 2025 तक जो है पुलिस बच्चों के साथ ज़्यादती होने वाले केसेस की प्रोफाइलिंग कर रही थी। उस दौरान उनको एक मुल्ज़िम ऐसा मिला और 7 केसेस ऐसे मिले जिसमें एक ही मुल्ज़िम था और उसमें एक ही DNA इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस को जो है कोई खासा शक हुआ और पुलिस ने फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए एक कमेटी बनाई। अब कमेटी अपना काम कर रही थी और उनके पास कोई मुल्ज़िम नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से हुआ ये है कि 2 रोज़ कबल जो है टीपू सुल्तान थाने की हदूद में एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई और अहले मोहल्ला जमा हो गए और उन्होंने मुल्ज़िम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तो पुलिस ने एहतियातन इस मुल्ज़िम का जो है टेस्ट कराया, DNA टेस्ट कराया, तो ये तमाम जो केसेस थे उससे मैच कर गया। तो पुलिस को ये पता चला कि ये वाकई ये वही मुल्ज़िम है जो इस तरह की वारदातें कर रहा है, सीरियल रेपिस्ट है और इस तरीके से बच्चों को लेके जाता है और जाकर उनको ज़्यादती का निशाना बनाता है। तो ये खुशकिस्मती से कह सकते हैं पुलिस की, और जो है ये पकड़ा गया है। अब इसके खिलाफ जो है शाहनवाज, अभी मैं सुन रही थी वज़ीर आला ने बाकायदा पुलिस को ये हिदायत की है कि स्ट्रॉन्ग केस बनाकर अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि बच्चों के साथ जो ये ज़्यादती के मामलात हैं इसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आला पुलिस को क्रेडिट दे किस बात का रहे हैं, क्योंकि जो हमें पता चल सका है या जो आप भी बता रहे हैं या जो BBC भी रिपोर्ट कर रहा है कि बच्चे ने शोर मचाया, अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने वहाँ पर इस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, तो पुलिस को किस बात का क्रेडिट दिया जा रहा है? पुलिस ने क्या काम किया है 2020 से ऑनवर्ड्स? अगर इसके रिकॉर्ड मौजूद है तो पुलिस तो 2026 में भी नहीं पकड़ सकी। इलाका के जो अहले इलाका है उन्होंने पकड़वाया इसे। बिल्कुल ऐसा ही है कि पुलिस जो है क्रेडिट ले रही है और फिर अपने कहने से पीछे भी हट रही है। जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया था कि 100 का जिक्र जो कर रहे थे SSP साहब, और फिर जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसा कोट नहीं किया, ये अजम्पशंस है और पुलिस ने ये कोई मुल्ज़िम को नहीं पकड़ा बल्कि आवाम ने पकड़ के दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि आपको याद होगा कि डिफेंस के अंदर भी जो है एक मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ था जिसके बारे में भी ये दावा किया जा रहा था कि उसके पास से जो है, मैं उसी के बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि आखिर उसका क्या हुआ है अभी तक? वो भी जो है केस अभी तक चल रहा है और मुल्ज़िम को कोई सज़ा नहीं मिल सकी है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो मुल्ज़िम है इसके खिलाफ इतने सबूत पुलिस को जमा करने पड़ेंगे तो ही मुल्ज़िम को सज़ा हो सकेगी। सिर्फ 3 जो बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने जो उनको पहचाना है, अब मजीद पुलिस जो है तलाश कर रही है, क्योंकि ऐसे वाक़यात में अगर शाहनवाज ये बता दीजिए कि पता ये चला है कि मुल्ज़िम की बहन के घर पर भी छापा मारा गया है, उसकी क्या वजूहात हैं? बिल्कुल पुलिस की जानिब से जब तहकीकात का दायरा वसी किया गया है तो उनको ये शक है कि ऐसा ना हो कि पिछले केस में भी हमने देखा कि मुल्ज़िम जो है वीडियोस बनाता था, तो ऐसा ना हो कि ये मुल्ज़िम भी जो है वीडियोस बनाता हो और उसको सेव करता हो और या फिर डार्क वेब पे बेच देता हो। तो पुलिस ने पहले मुल्ज़िम का मोबाइल चेक किया था, मुल्ज़िम के उस पर कुछ नहीं मिला पुलिस को, तो फिर पुलिस दूसरा घर, क्योंकि एक घर पर जो पुलिस ने छापा मारा था जो महमूदाबाद के करीब घर मौजूद है, जो उसका अपना घर है जहाँ इसकी फैमिली रहती है, वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो वो दूसरा घर जो सुरजानी टाउन में बहन का घर है, वहाँ पे भी पुलिस ने छापा मारा है और वहाँ पे भी तलाश की है और पुलिस को फिलहाल तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला या पुलिस अब तक छुपा रही है। तो अब देखना आप कह रहे हैं कि पहले वाला जो केस था उसका भी अभी तक कुछ नहीं हो सका है, तो क्रेडिट पुलिस को देना उस वक्त बनता है या बनेगा कि जब ये जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं इनको मुजरिमान अदालत में साबित किया जाए और उन्हें सख्त सजाएं दिलवाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।